अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूँ हिंदुस्तानी भाऊ और आप देख रहे हैं न्यूज़ एप के। आज खबर है एक कौसा श्रीलंका के स्कूल की सूचना मिली थी एक पेरेंट्स के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों को क्या कुछ फ़ीस को लेकर शिकायत थी। हमने उन पेरेंट्स से भी बात की, हमने उस स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात की, किसने किसके बारे में क्या कुछ कहा है, आइए देखिए हमारी इस खबर में। आज हम मौजूद है रशीद कंपाउंड श्रीलंका एरिया में। एक स्कूल का मैटर है, क्या है उसकी हकीकत, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे वो। भाभी, क्या तकलीफ़ हुई ये स्कूल में, क्या बताएंगे आप? बात ये है कि मेरे बच्चे दोनों ये स्कूल में पढ़ते हैं। ये होली प्रॉफिट इंग्लिश हाई स्कूल है, इसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरी छोटी लड़की है जो वो 5वीं में पढ़ती है और लड़का 9th में पढ़ता था। तो पिछले साल मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बहुत बीमार थी वो, तो हम लोग का पूरा वक्त उसी में चला गया और स्कूल में हम लोग पढ़ा नहीं सके। तो फ़ीस की वजह से ये लोगों ने बिठाए नहीं, पूरे साल की फ़ीस बाकी थी तो बिठाए नहीं। और फिर जून में बुलाकर बोलते हैं कि आप अपने बच्चे का LC लेके जाइए। बड़े लड़के की मैंने फ़ीस पूरी भरी, 9th की पूरी फ़ीस क्लियर करी मैंने, और उसको 10वीं में ले लिए, 10th में ले लिए, पास किए और 10th में ले लिए। लेकिन अब कुछ 1 तारीख को उसको बच्चे को स्कूल से निकाल दिए। बोले बच्ची का बोले थे पूरा पैसा भरो, पिछले साल का बच्ची का पूरा पैसा भरो। तो मैंने कहा कि बच्ची का मैं पैसा पूरा नहीं भर सकती, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो कहा कि ठीक है LC ले जाओ। तो LC का बोले तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने इस बच्ची को दूसरी स्कूल में डाल दी। तो उनका ये ख्याल है कि बच्ची को दूसरी स्कूल में डाले तो उसको भी निकाल दो, लेकिन मैं 9th फेल की LC दूँगी, बच्चे को पास की LC नहीं दूँगी, ऐसा कहा उन्होंने। तो बच्ची की फ़ीस कितनी बाकी है? बच्ची की पिछले साल की फ़ीस पूरी बाकी थी, पूरे साल की है। मसला क्या है? और उन्होंने कहा कि वो साल की भी फ़ीस भरना है, ये साल की भी फ़ीस भरना। बेटे को क्यों नहीं? दोनों बेटे को इसलिए निकाले कि बच्ची को क्यों डाले आपने दूसरी स्कूल में। पूरे साल की फ़ीस भरो, बच्ची की पूरे साल की फ़ीस भरो। बच्चे की कितनी फ़ीस बाकी है? बच्ची की फ़ीस बाकी नहीं है, कभी खाली 2 महीने की बाकी है। अच्छा, क्या बोले कि आप बच्चे को भी ले जाओ। और मेरे हस्बैंड गए तो मेरे हस्बैंड के साथ एकदम अलग बात, सही से बात की है नहीं उनसे, मेरे हस्बैंड से बात नहीं की। तो उनके हस्बैंड भी है? आप लोग फ़ीस नहीं भरते आप लोग। मैंने हर साल की फ़ीस भरी, भले ही लेट हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके हर वक्त भरी हूँ मैंने फ़ीस। लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बोला कि आप लोग फ्रॉड है, आप लोग फ़ीस नहीं भरते। किस टाइप के चीटर है आप, क्या बताएंगे? मेरे को बोले आप लोग ने मेरे साथ में फांदा किया, आप लोग चीटर लोग हैं, आप लोगों के बच्चे लोगों को हम लोग को नहीं पढ़ाना है। हालांकि 1 साल का ही इसकी कहा कि बच्चे लोग को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, कोई स्कूल में आपके बच्चों को नहीं लिया जाएगा। समझे, 1 ही साल की फ़ीस बाकी है, तो हम लोगों को बोलते हैं तुम लोग फ्रॉड है, चीटर लोग है, तुम लोगों को हम लोग नहीं रखेंगे। समझे, इस बच्ची की है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो निकाल भी देते हैं तो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को फेल की LC नहीं चाहिए, पास की चाहिए, क्योंकि मैं 9th का मैंने पूरा बच्चा जब एग्जाम देगा ना तभी वो पास करेंगे ना, उनकी मर्जी से पास नहीं। 9th का मैंने पूरा पैसा भरी, 9th का उन्होंने पास किए। तो बोलते हैं 9th की बच्चा एग्जाम दे के पास हुआ है कि उन्होंने पास किया? नहीं, पास हो गया था एग्जाम दे के पास। एग्जाम दे के उसने पास किए, उसका एग्जाम लिए थे, समझे, पर्सनल एग्जाम लिए थे साइड में बिठा के।
और उसका पैसा जब भरे हम लोग ने तो इसका एग्ज़ाम लेके फिर इसको पास किया। इसको 2 महीने तक इसने पढ़ा, 2 महीने तक पढ़ा, उसके बाद में उसको निकाल दिए। तो अब 10th में एडमिशन लेके उसको निकाल दिए ना। अगर आप ऐसा रहता या फेल कर एडमिशन देते। के आपके पास स्लिप वगैरह है ना? जी हाँ, सब है पूरा। सिल्लू, आप अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इनके नहीं, मैं तो बस यहाँ के नेता और गवर्नमेंट को यही कहना चाहता, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे लोगों की पढ़ाई ख़राब नहीं होना मांगता। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मैं रिक्शा चलाता हूँ। बस मेरे को यही मांगता है, मेरे को किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन ये स्कूल ने मेरे साथ में ऐसा किया, वो इंसाफ आप लोग करो। दोनों बच्चों की एलसी चाहिए, लेकिन मेरे को मेरे बच्चे की पास की एलसी चाहिए, 9th पास की। वो बोलते हैं 9th फेल की देंगे। अगर 9th फेल की देंगे तो 10th में तो बच्चा था ना, क्यों लिया आपने फिर 10th में? क्यों एडमिशन किए बच्चे का 10th में? हाँ, 10th में बच्चे की एडमिशन किए, बच्चा आ रहा था। आप चाहे तो एडमिशन का प्रूफ क्या है? जी हाँ, है मेरे पास प्रूफ। क्या है? फीस कार्ड है, और जो मैंने एडमिशन का फीस भरी थी, अभी एडमिशन की मैंने फीस भी भरी थी। इसमें 10th लिखा हाँ, हुआ है? 10th लिखा हुआ है, पूरा प्रूफ है मेरे पास। उसका पेपर दिखा दो। पूरा पेपर है, हाँ, 10th का पूरा प्रूफ है। हाँ, बस ये चाहिए कि मेरे बच्चे की, मेरे को एलसी चाहिए, वो भी पास की चाहिए, 9th पास की चाहिए, 9th फेल की नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने 9th का पूरा पैसा भरी, नहीं भरी होती तो मैं गुनहगार होती, लेकिन मैंने पूरा भरी हूँ पैसा। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। चालू क्लास में से इसमें बच्चे को निकाल दिए। पीला पेपर निकाल इसमें से, जो पेपर दिया था वो हाँ, वही है, वही ये है। ओरिजिनल पेपर चाहिए, ओरिजिनल पेपर। क्या लिखा है इसमें? 10th लिखा है पूरा। 10th। 10 पास, और ये इसकी फीस है, ये मैंने फीस भरा था, और ये 10 पास का पेपर है। इनका तो अलग अलग रहता है ना। क्या नाम है आपका और क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तैयबा याकूब खान से बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, और होली प्रॉफिट इंग्लिश हाई स्कूल की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, यानी मैं ट्रस्टी हूँ। स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल है, अभी इस वक्त प्रिंसिपल लीव पे है, क्योंकि वो मेडिकल लीव पे है। उनके हस्बैंड को कुछ पैरालाइज वगैरह आया था, तो उन्होंने लीव लिया है। तो इसके लिए अभी फ़िलवक्त मैं ये सारा कुछ अभी टेम्परेरी तौर पे मैं देख रही हूँ। स्टूडेंट और पेरेंट्स हाँ, और एक मैनेजमेंट का क्या रिश्ता होता है? स्टूडेंट, पेरेंट और मैनेजमेंट का जो रिश्ता है वो एक मुट्ठी की तरह है, कि अगर ये सारे लोग मिलते हैं तो ही उस चाइल्ड को हम उठाकर ऊपर लेके जा सकते हैं। कि एक हाथ जो है वो पेरेंट्स पकड़ता है और एक हाथ स्कूल वाले पकड़ते हैं या मैनेजमेंट पकड़ते हैं, तभी वो बच्चा इजीली दोनों हाथ के सहारे आगे आगे बराबर से बैलेंस मेंटेन करते हुए चल सकता है। तो अगर आप उस बच्चे को एक हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा, या तो उसका हाथ निकल जाएगा, या फिर वो बच्चा उस स्पीड से आगे नहीं जा पाएगा जिस स्पीड से सारे बच्चे आगे जा रहे हैं। तो पेरेंट और मैनेजमेंट, ये दोनों का अटैचमेंट और एक दूसरे को लेके चलना बेहद ज़रूरी है। आपके स्कूल के बारे में वो बोल रहे हैं जी कि किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट है। एक बच्चा है, वायरी निकाल है ना जी, एक 2 बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बाहर दे दो बाहर। 2 बच्चे आपके स्कूल में उनके पढ़ रहे हैं। जी। उन माँ बाप ने मतलब ये बताया कि छोटी वाली बच्ची तो पहले से ही उस आपके स्कूल से निकाल दिए, जी। तो उसकी फीस के बारे में उसने पूरा क्लियर नहीं की। दूसरा जो बच्चा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो, है ना, कि आपके स्कूल में 2 महीने की फीस बकाया होने के बाद में मेरे बच्चों को निकाल दिया गया। उनका ये है कि वो बोल रहे कि मेरी छोटी वाली जो बेटी है मैंने दूसरी स्कूल में डाली, इसलिए वो मेरे बड़े बेटे को भी नहीं पढ़ाएंगे। जी ठीक है। सबसे पहले तो ये जो उन्होंने बात बोले कि छोटी बेटी के वजह से बड़े बेटे को निकाल रहे हैं, तो ये जो बात है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो उनका बड़ा बेटा है वो ऑलरेडी 9th में फेल है, उनका डिमांड है कि उसको पास की एलसी दिया जाए, जो हम इशू नहीं कर सकते। लेकिन हमने उसको ये बोला है कि आप एक रिपीट एग्ज़ाम दो, और रिपीट एग्ज़ाम देने के बाद किस आधार पे वो पास की सर्टिफिकेट मांगते, क्या है? स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन में चलता है, बच्चा यदि एग्ज़ाम देगा तभी उसको एलसी पास की मिलेगी,
और फेल की मिलेगी। बच्चा अगर एग्जाम में फेल होता है तो फेल की मिलेगी। तो उन्होंने ये कैसे माइंड में बिठा लिया कि हमको 9th की या 10th की पास सर्टिफिकेट दो? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है 9th स्टैंडर्ड का तो उसका एक वापस से चांस लो, फिर एक री एग्ज़ाम लो। अगर वो री एग्ज़ाम में कर लेता है तो उसको पास का आप रिज़ल्ट दे दो, जिसके लिए हमने उनको 3 महीने का टाइम दिया कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए अपने बच्चे को प्रिपेयर करो, क्योंकि वो बच्चा है 0। फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें मोस्टली ज़्यादातर सब्जेक्ट में उसने 3 मार्क्स 5 मार्क्स, यानी एग्जैक्ट मैं मार्क्स बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ और प्रिंसिपल मैम यहाँ है नहीं। अभी आप अचानक आए हो, इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती, बट फेल डिक्लेयर हो। और फेल का एलसी दे के हम नहीं चाहते कि वो बच्चे की लाइफ आगे ख़राब हो और वो प्राइवेट दे, क्योंकि पहली से 9वीं तक अगर पेरेंट उसको रेगुलर में पढ़ाते हुए आए हैं तो वो एक रेगुलर स्टूडेंट की तरफ ही जाए, प्राइवेट में ना जाए। वरना उसी वक्त उसको फेल की एलसी देते, निकल जाता प्राइवेट का 10th का फॉर्म भरता। बट हम नहीं चाहते ऐसा कि इतना 9th तक सेक्रीफाइस करके आए हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे आए और उसको फेल डिक्लेयर करके प्राइवेट स्टूडेंट कर दे। आगे की लाइफ में ये चीज़ उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगी। एक रेगुलर बच्चा होना और एक प्राइवेट बच्चा होना ये बहुत बड़ी बात है और इसमें डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान। हाँ, जो बच्चे ने 5वीं में ड्रॉप आउट कर दिया है, 6ठी में ड्रॉप आउट कर दिया है, वो बच्चा अगर प्राइवेट कर ले तो चलता है, बट 9th में आके ड्रॉप आउट होना और प्राइवेट में जाना ये सही नहीं है। तो इसके लिए हमने उस चीज़ को फॉलो करने के लिए प्रिंसिपल मैम को भी मना किया। बड़े बेटे का क्या इशू हुआ था? बड़े बेटे का इशू हम एक बड़ा और छोटा नहीं है, वो एक फैमिली है और हमारी बात उनकी फैमिली से थी। हमारे लिए ऐसा है कि उन्होंने जो अमाउंट दिया स्कूल में, उनका जो है अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट 80,000 से ज़्यादा पेंडिंग है, दोनों का मिलाकर। 80,000 कैसे बैलेंस हुआ? ये 80,000 प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होती है, 30 दिन के अंदर ही उनको मैसेज देना शुरू कर दें। जी, आप 80,000 तक कैसे चुप बैठे? 80,000 तक इसके लिए चुप बैठे कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल मैम को, हमारे जो ट्रस्टी हैं याकूब सर जो हैं वो एडवोकेट हैं और उनके लिए एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग सोर्स। इस वक्त हमारे स्कूल में 260 या फिर 280 बच्चे होंगे प्री प्राइमरी मिलाकर, उसमें से भी इस वक्त हमारे पास 40 बच्चे याकूब सर के एडॉप्टेड है एजुकेशनली, यानी वो अपनी जेब से पैसा उन पेरेंट को देते हैं, कहीं से कोई डोनेशन नहीं आता है। कोई पेरेंट की तरफ से हम डोनेशन नहीं लेते हैं, ना कोई किसी दूसरे लोगों की तरफ से हम डोनेशन लेते हैं, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है, ये उनका पर्सनल अमाउंट है। जो स्कूल है जी, कितना साल हुआ है ये स्कूल? हमने एक्चुअल में हमारे अंडर में 2013 में लिया। 2013-2023 जी। क्या अच्छाई इस शहर में उन बच्चों के साथ आपने की, वो बताइए पहले। अच्छाई की बात बोले तो जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन, नो मैटर स्कूल छोटा है, हमारा माइंड ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे जाता ही नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी इंसान खुद बिल्ड कर सकता है बट एजुकेशन खुद नहीं बिल्ड कर सकता। खुद मतलब आप खुद कर सकते हैं या फिर बच्चे खुद कर सकते हैं ना। फैसिलिटीज़ तो उनके पेरेंट दे सकते हैं, अगर मैं उसको बड़ी बिल्डिंग दे दूँ और मैं एजुकेशन ही ना दूँ तो फ़ायदा क्या है मेरी ऐसी बड़ी बिल्डिंग का। तो हमारा ज़्यादा ध्यान बच्चों की पढ़ाई की तरफ होता है। आज भी हमारे स्कूल में जो ऐसे टीचर नहीं है, बीएड डीएड टीचर ही हैं, सारे ट्रेन टीचर है। और आज भी हमारे स्कूल के टीचर की सैलरी और हमारे फ़ीस कलेक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो शायद ही कोई अमाउंट हमारे पास सेविंग में रहता होगा, वरना ऐसा है कि दोनों बस ये अमाउंट आए और सैलरी टीचर को जाए, बाकी स्कूल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च है वो सारा ट्रस्ट बेयर करती है। क्या नाम है? होली प्रॉफिट एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। तो जो ये वेलफेयर है, ये वेलफेयर हमने ऐसे ही नहीं लगाया, ये रियल में हम लोगों की वेलफेयर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान के नाम पे एक धब्बा है कि आप किसी के लिए कोई पैसा अगर किसी ने आपको दिया है और वो भी एजुकेशन के लिए, और आप उसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर आप निकाल लेते हैं। तो यहाँ जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो वो बच्चा, उसकी एक बहन रिदा सलाउद्दीन पठान, वो लड़की भी हमारे स्कूल में है। लॉकडाउन से पहले याकूब सर की एडॉप्टेड एजुकेशनल स्टूडेंट थी, यानी पेरेंट
कोई पैसा नहीं देते थे सिवाय एग्ज़ाम फ़ीस के, और वो एग्ज़ाम फ़ीस होती थी 2800 रुपया। लॉकडाउन के बाद उस चीज़ को हमने रोक दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी ख़त्म हो गए और हमारे पास तो कोई डोनेशन नहीं था कि हम उसको आगे करें, और हम खुद भी काफ़ी पीछे आ गए हैं, करीबन एक स्टेप नहीं हम कई स्टेप पीछे आ गए फाइनेंशियली। वापस हम उसको दोबारा उठाने की कोशिश में, और जब दोबारा उठाने लगे तब उनके पेरेंट को हमने बुलाया कि अभी आप इस बच्चे की फ़ीस भरो, अब हम इसको एजुकेशनली हम नहीं दे सकते हैं। कितना दिया तुमने? पूरे एक साल का कम से कम 12,000 के करीब एवरेज में उनकी फ़ीस होती है। और उसके बाद यानी लॉकडाउन के बाद जब उनको बोला गया कि अभी आप फ़ीस भरिए, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैम हम एक एप्लीकेशन देते हैं। तो जो प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने बोले आप एप्लीकेशन दो, हम ट्रस्टी के पास भेजते हैं, अगर ट्रस्टी उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप रेगुलर करो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से 2013-2023 के अंदर इतनी आपने मतलब लोगों को एजुकेशन दिया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, अब ये कितवा केस है जो आपके मतलब क्षेत्र पर थोड़ा पैसे छोड़कर जाने वाले, चीटे उड़ाने जैसा है, ये कितवा नहीं, केस? पैसे छोड़ के पैसे लेके जाने वाले कई सारे हैं। जो बहुत पहले भी उन्होंने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब फ़ीस काफ़ी सारी हो जाने के बाद 3 साल 4 साल हो गया, फ़ीस नहीं दे रहे हैं, 5वें साल निकाल लेते हैं, निकाल के दूसरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है ना। निकाल लेते जब आपका बैलेंस होता है, आपके पास एलसी होती है, वो हाँ, तो मेन मुद्दा है ना। यही मुद्दा जो है वो शायद अब हो, शायद ये मुद्दा जो है वो इस चीज की अड़चन शायद अब आए। अच्छा। क्योंकि अब जो आधार जो एजुकेशन से लिंक हो गया है, स्टूडेंट आईडी से आधार लिंक हो गया, तो ये लोग कैसे चले जाते थे पैसा बैलेंस? एज अप्रोप्रिएट ना, आरटी का जो रूल है कि आप एज अप्रोप्रिएट स्टूडेंट को लो। अच्छा, स्कूल की उनको एलसी की जरूरत ही नहीं है। बट आपका जो बैलेंस है वो कैसे मिलेगा? गया, कैसे गया? जाने के कारण क्या है? नहीं आ रहे ना, अब बढ़ गया ना भैया, 5 साल हो एलसी नहीं चाहिए ना, अदर स्कूल वालों को एलसी नहीं चाहिए, एज अप्रोप्रिएट ले रहे हैं। इनके ऊपर कितने बैलेंस हो गए? और ये जो स्टूडेंट गई है, अब हम स्टूडेंट को काउंट नहीं करते, हम किसको काउंट करते हैं? पेरेंट को, है ना, पैसा तो पेरेंट भरेगा। अब जिस पेरेंट के ऊपर 80,000 से ज़्यादा अमाउंट है, वो पेरेंट, मेरे लिए मैं पेरेंट को बोल रही हूँ, स्टूडेंट को नहीं बोले, अब ये वो पेरेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को कैसे टैकल करें। और फिर भी हमने उनको निकालने के लिए नहीं बोला है, हमने उनको क्या बोला है कि ये साल का जो फ़ीस है वो फ़ीस भी आपके ऊपर आएगा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला है कि मैडम इसको आगे की क्लास में डालो मत, रिपीट करो। तो रिपीट करने वाला रूल, रिपीट करने से भी तो पैसे फीस तो लगेगी नहीं, तो वही क्लास में पढ़ाएंगे ना हम। अच्छा, हाँ, तो वही क्लास के हम ये साल पैसे देंगे, तो आप 4th का हमसे पैसा मत लो, ये साल उसको वापस 4th में पढ़ाएं। ऐसे माइंड के माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे? बच्चे का फ्यूचर फीस नहीं होने के कारण वो रिपीट क्यों पढ़ाना चाह रहे थे, उससे उनका क्या बेनिफिट? पहले इनके ऊपर पैसा कितना बैलेंस? अब ये तो देखिए हम नहीं जान सकते हैं, पेरेंट्स की मेंटेलिटी अगर जान ले तो सारा सिस्टम ही सुधर जाए। 10 साल के अंदर हज़ारों पेरेंट्स आपके बीच में आए, मिले, और बहुत सारी स्कूल है हमने देखी मुंब्रा शहर के अंदर, प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते, गेट के बाहर से उनको भगा दिया जाता है। बच्चे यानी कि हमने हॉस्टल में डाले हैं, बस फीस भरना है, जैसे कि अब 2023 के अंदर मैम हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं, एटीएम करो, पेटीएम करो, है ना, तो बच्चे डायरेक्टली बड़े हो रहे, एजुकेशन लेके आ रहे, कोई भी ये नहीं। लेकिन हॉली प्रॉफिट जो स्कूल है उसमें आज हम डायरेक्टली आके आपसे बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सारे पेरेंट्स इसी तरह से आके आप लोगों से मिलते होंगे, क्योंकि याकूब सर की जो सोच है, एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वाकई पढ़े, इसीलिए आप लोग भी आगे बढ़े। अब जनता को क्या संदेश देंगे, किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और पेरेंट्स क्या इम्पोर्टेंट है, और प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल कितने इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए, ये आखिरी संदेश आपका। देखिए, प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज़्यादा, प्रिंसिपल एक जहाज़ का कैप्टन जी। अगर कैप्टन का ही माइंड आप डिस्ट्रैक्ट करोगे अजीब अजीब बातें लेके, तो जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो नैया डूबेगी, हिलेगी हिलेगी डुलेगी। तो अब वो जब हिलती डुलती है तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल तो यहाँ पर है, लेकिन इसमें डूब रहे हैं पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, पेरेंट्स को अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए। सारे पेरेंट्स को आप क्या सारे पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे, जो भी कैसा बच्चे रहना चाहिए और कैसा एजुकेशन लेना चाहिए? तालीम को इम्पोर्टेंट दो,
सबसे पहला हम मुसलमान हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि क्या इस्लाम आपको इजाज़त देता है इस चीज़ की कि दूसरे किसी से वो चीज़ लो और उसका मुआवजा ना दो, जबकि इस्लाम तो ये बोलता है कि पसीना सूखने से पहले उसका दे दो। मैम कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी स्कूल में? अभी इस वक्त 270 बच्चे। 270 में से कितने मुसलमान कितने हिंदू? सिर्फ 2 हिंदू है, बाकी सारे मुसलमान हैं। जब भी आप सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर कोई जात धर्म नहीं होता है, बिंदास पढ़े आगे बढ़े। और ये मैम आपने बहुत ही अच्छे से हमारे सवालों को जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।